हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस फिजिक्स पंडित की सीरीज में हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ हमारा पहला नहीं दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो चार्ज और चार्ज कंजर्वेशन और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो करना ही है हमारे फिजिक्स पंडित चैनल पे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित को। और हमारा इस वीडियो के साथ एक टारगेट है कि हमें 20 से ज्यादा लाइक्स अगर आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अगर आप हमारे को 10 कमेंट्स एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो हमें कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपको इस वीडियो में क्या चीजें जो है वो अभी भी मिस हो चुकी हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रही। वैसे तो इस वीडियो के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे हमारा नीट या एम्स हो। हम एग्जाम्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट ना होके फंडामेंटल्स पे कंसंट्रेटेड हैं, और एग्जाम स्पेसिफिक जो हमारे वीडियोस होंगे वो इसी सीरीज में आगे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेसिफिक जेई मेंस या इंजीनियरिंग एंट्रेंस या नॉन मेडिकल या मेडिकल एंट्रेंसेस को हम बाइफरकेट कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी बेस और सीबीएसई बेस ही हमारा रहेगा, जिसके थ्रू हम दोनों ब्रांचेस को हिट कर रहे हैं, चाहे नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल हो। तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे को भी एक मीडियम मिले, एक ऑडियंस मिले जो हमारे इस फिजिक्स के इस इनिशिएटिव को समझे और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचे जो फिजिक्स में रिसोर्सेज कम होने की वजह से लैग कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स काफी ज्यादा बूम पे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये फ्री एजुकेशन हर एक बच्चे तक पहुंचे, हर एक उस नीडी स्टूडेंट तक पहुंचे जो चाहता है कि वो एक्सेल करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है रिसोर्सेज की कमी की वजह से। और मेरा ये एफर्ट जो है ये फिजिक्स स्ट्रीम के लिए, तो आप इसे जितना हो सकता है अपने सर्कल में स्प्रेड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ के अंदर सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कूलम्स लॉ है। ये कूलम्स कहां से आया? तो कूलम्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच आर्मी साइंटिस्ट मैं बोल सकता हूँ। एक फ्रेंच आर्मी का इंजीनियरिंग विंग जो था उसमें नाम था इनका चार्ल्स कूलम। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, तो मैं हिस्ट्री थोड़ी सी लिंक्ड अप रखता हूं अपने फिजिक्स में। तो कूलम्स जो थे वो चार्ल्स कूलम थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको कई जगह कूलम भी बोला जाता है। इट्स नॉट कूलम, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में इसे चार्ल्स कूलम, नॉट बी का साउंड नहीं आता है। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की जो इससे प्रीवियस कुछ साइंटिस्ट जो थे रिसर्च करके जा चुके थे चार्जेस के बारे में। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दी कि भाई हमारे को, जैसे कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने बता दिया था कि दो तरह के चार्ज हैं। तो इन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखते हैं, जैसे कि मैं दो अपोजिट चार्जेस को रखता हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पता है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कूलम ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी कि भाई आप अगर दो चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से दूर रख रहे हैं, तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, और इनका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2। तो हमें ये पता है कि ड्यू टू देयर अपोजिट नेचर दे विल समहाउ अट्रैक्ट ईच अदर। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ये हमें जो प्रीवियस साइंटिस्ट है बेंजामिन, उन्होंने बता दिया है कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन कूलम ने ये बताया कि वो फोर्स कितनी होगी। प्रीवियस साइंटिस्ट फोर्स के बारे में कुछ नहीं बता के गए थे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके डायरेक्शंस बताए थे कि अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। कूलम ने उस फोर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करी हमारी। और एक चीज ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोली कि जो फोर्स होगी, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो फोर्स कैसी है, बस ये बोला कि ये जो भी फोर्स है ये किस चीज के प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस पे डिपेंड करती है, तो उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने बोला
कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितने डिस्टेंस से आपने इन्हें सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से कूलम की जो दो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस थी वो निकल के आ गई। तो उन्होंने एक ज्वाइंट एफर्ट में इसे एक साथ एक्सप्लेन किया कि Q1 Q2 अगर इनको आप इकट्ठे ऑब्जर्व करें, ज्वाइंटली देखेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 on R square। ये कूलम का एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। यहां से अब जो चीज निकल के आती है कि कूलम ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स क्या है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्लेन कर दी। तो उसको जब हमने मीडियम के हिसाब से देखा तो इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया, विच इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलम ने बोला ये है वो फोर्स जो दो चार्जेस को एक्सपीरियंस हो रही होगी। अगर Q1 Q2 को आपने सेपरेट किया है तो ये इतनी फोर्स है जो लग रही है दोनों पे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो दो चार्जेस इतनी फोर्स से अट्रैक्ट होंगे जब वो रखे जाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि के को हम अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं के बारे में, लेकिन मैं के बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट होगी उससे पहले चाहता हूं कि आप लोग ये चीज समझ लें कि प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद इक्वालिटी में जब कन्वर्ट होती है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये ऐसे नहीं है कि जो साइंटिस्ट है वो मतलब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं या उनको एक थ्योरी एस्टैब्लिश करवानी होती है इसीलिए वो एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। वो बहुत क्लोजली अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो हमेशा उनके ऑब्जर्वेशन में फिक्स रहेंगे, उनको वो एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो लोग थोड़ा साइंटिफिकली सोच रहे हैं कि भाई ये इक्वालिटी से प्रोपोर्शनैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है, इट्स जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। आपको स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो भी कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो फिक्स पैरामीटर्स हैं, साइंटिस्ट उन पे फोकस करते हैं और वो फिजिकल डायमेंशंस, वो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको वो कांस्टेंट मान के एक कांस्टेंट एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि जो k है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी वैल्यू के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। pi is a number which is 3.14 and what is epsilon naught? Epsilon naught is permittivity of medium। epsilon naught is permittivity of medium। कहने का मतलब अगर आपने चार्जेस को पानी में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ और होगी, अगर आपने चार्जेस को किसी नोबल गैस हीलियम या आर्गन में रखा है तो कुछ और होगी, अगर आपने चार्जेस को उठा के वैक्यूम में रखा है तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। कहने का मतलब अगर चार्जेस का मीडियम चेंज होगा तो दिस कांस्टेंट विल चेंज। तो दिस इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट एंड पाई इज अ नंबर। तो आप इतना समझ लीजिए कि कूलम्स लॉ जो एस्टैब्लिश किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट थी फोर्स कैलकुलेशन में। तो अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फोर्सेस कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, उसके बारे में देखते हैं। तो कूलम्स लॉ अब जो हमें समझ आ चुका है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने ये दो चार्जेस एज्यूम किए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इन पे एक चार्ज एज्यूम कर लिया। अगर इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है तो ये दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं
तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ये है। दिस इज कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, दिस k which is 1/4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 9 पॉइंट, या आप 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज फोर्स। तो आपको k की वैल्यू जो एस्टेब्लिश करनी है, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। और अगर इसे मैं डेसिमल के हिसाब से लिखूं, दिस इज 8.989 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये नंबर जो है, ठीक है, ये इसके बराबर मैंने रख लिया। से 989 जो था उसको राउंड ऑफ करके मैंने लिखा 9 इंटू, कई लोग ऐसा ना सोचे ये डिवाइड कर रखा है, ये डिवाइड नहीं है, दिस इज नॉट डिवीजन। ये नंबर बेसिकली ये है 8.989 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये हमने एज्यूम नहीं किया, इसे हमने एक तरीके से आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट कर लिए 9 into 10⁹, ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी जल्दी हो जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, दिस इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? देखिए, आगे एक चैप्टर आएगा कैपेसिटेंस, वहां पे आप डरिए मत कैपेसिटेंस का नाम सुन के कि अभी तो हमने कूलम लॉ ही पढ़ा, अभी कैपेसिटेंस का नाम आ गया। देखिए, कैपेसिटेंस आएगा तो सही, पढ़ना भी है, तो डरने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इतना समझ लो कि कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट को आप बहुत आराम से, बड़े तसल्ली से, शिद्दत से समझ लेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अभी के लिए एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी को समझना हो तो ये जरूर समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक्टिविटीज में बताया कि ग्लास रब करके जब आप जैसे किसी पेपर क्लिप के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक चार्ज है वो हमने समझा। तो आप ये मान लो कि अगर मैं एक ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक अननोन मटेरियल के पास लेके जाता हूं, दिस इज अननोन मटेरियल, ठीक है, हमें नहीं पता ये मटेरियल कैसा है, लेकिन इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक अट्रैक्शन शुरू हो जाता है रॉड का टुवर्ड दिस मटेरियल, तो इसका मतलब इसमें चार्ज पोलराइज हुआ है। आप ये समझिए कि इस मटेरियल पे इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं था, जब आप पॉजिटिव ग्लास रॉड लेके आए तो जो फेस, जैसे ये रॉड है और मैं इस फेस की तरफ इसे लेके जा रहा हूं, तो मेरे इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि रॉड पे पॉजिटिव है। ये रॉड अगर इस तरफ अट्रैक्ट होने लग रही है, क्यों होगी अट्रैक्ट? क्योंकि इस फेस पे, इस मटेरियल के अंदर कुछ है लेकिन बाहर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो आया, रॉड की एब्सेंस में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन रॉड की प्रेजेंस में जो चार्ज आ गया, उसे उस इफेक्ट को कहते हैं पोलराइजेशन। किसी मटेरियल पे कभी भी चार्ज जो होता है वो इनिशियल स्टेट में कभी भी आपको विजिबल नहीं होगा। चार्ज कैन इजीली बी मास्क्ड ऑन ए सरफेस। आप किसी मैटर का मास जो है वो छुपा नहीं सकते, लेकिन उसका उस पे जो चार्ज है वो छुपा सकते हैं बाय मेंटेनिंग इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो एक एटम न्यूट्रल होता है, बट द मोमेंट यू गेट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दैट एटम, आप वहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल लेते हैं, वो एटम कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, जो हमने पहले पढ़ा। आप उसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो पूरा एटम नेगेटिवली चार्ज। तो वैसे ही अगर मैं एक पॉजिटिव ग्लास रॉड को यहां लेके आता हूं, तो जो मेरा मटेरियल है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इसके इस फेस पे लाएगा जो रॉड को फेस कर रहे हैं, और जो बाकी एरिया होगा, रेस्ट ऑफ द एरिया, दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने एक इलेक्ट्रिक पोलैरिटी एस्टेब्लिश कर दी, दो पोल्स बना दी, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो परमिटिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा पोलराइजेशन का पता होना चाहिए। आगे पोलराइजेशन बहुत डिटेल में आएगा, मैंने बस समझाने का एफर्ट दिया है मैंने अपनी तरफ से, ताकि
इनिशियली आपको ये कंसेप्ट पता हो। मैं नहीं चाहता आप ये रट लें कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू रट लें और चले जाएं, ऐसे नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी होता है कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी अपने चार्जेस सेपरेट कर सकता है, कितनी जल्दी वहां पे पोलराइजेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए एक मटेरियल है जो इसी के सराउंडिंग में मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिवली कम पॉजिटिव चार्ज आया। ये रॉड जब रखी गई तो यहाँ पे कम पोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। तो मैं क्या कहूंगा भी ये मटेरियल पोलराइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा सुटेबल है, मतलब इसमें परमिटिविटी ज्यादा है, इसमें परमिटिविटी कम है। परमिट मतलब वो मटेरियल अपने न्यूट्रल एटम्स को कितनी इजीली परमिट कर लेता है कि आप एक पोलैरिटी डेवलप कर लो, एक तरफ नेगेटिव आ जाए, एक तरफ पॉजिटिव आ जाए। कौन अपने ऐसा कौन सा मटेरियल है जो अपने एटम्स में इस चीज की एक अलाउंस दे देता है, एक परमिटिविटी आप समझ सकते हैं, एक लाइसेंस दे देता है कि आप एक पोलैरिटी डेवलप कर लो कि इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ अपोजिट साइड में पॉजिटिव। तो उस प्रॉपर्टी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? परमिटिविटी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इवन कैपेसिटेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है ये हमें पता है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी जिसे हम कह रहे हैं वो एज ए डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो कैपेसिटेंस में हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी समझने के लिए हम समझ चुके हैं कि इट्स अ प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन नो हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। आगे कई कंसेप्ट्स आएंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमारी सीरीज पे बने रहना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा फिजिक्स पंडित को, तो वो जरूर करते रहिए। इसके बाद इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। दिस इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस के लिए है, या आप बोल सकते हो वैक्यूम, जहां पे कोई दूसरा मीडियम नहीं है, आप वहां पे इसको देख रहे हैं। जब मीडियम चेंज होंगे, जैसे वाटर या कोई कार्बन या गोल्ड, सिल्वर या कॉपर या कोई भी मीडियम अगर आप ले रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है। द मोमेंट यू चेंज द मीडियम इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। तो ये बेसिक आपको न्यूटन लॉ कूलम्स लॉ में पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब मैं इसे E से डिनोट करूंगा, इसकी सब्सक्रिप्ट टाइप यूज करूंगा Fe। तो Fe इज दिस, और वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है? चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और मैं अगर थोड़ा सा फोर्स करूं आपको समझने के लिए, तो ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। अगर फ्री स्पेस में जो फोर्स है उसको आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाएं जहां आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू, या मैं बोल सकता हूँ परमिटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है, वहां पे फोर्स बढ़ जाएगी। और जहां पे ये फोर्स एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वहां पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। अब आप इसको अगर वेक्टर अप्रोच से समझ रहे हैं तो वहां कूलम्स लॉ को कैसे देखा जाएगा, तो अब उस पर चलते हैं।